हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो हम फिर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अगला हमारा चैप्टर है अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में अच्छे से। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर हम। कुछ लोग शासक कैसे बने, इसमें देखते हैं हम जो जो लोग हैं शासक या राजा कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। अब ये क्वेश्चन है, देखो कि जो अब हम देखते हैं आज़ादी के बाद कि जो हम अपना जो राजा चुनते हैं या अपना नेता चुनते हैं, हम वोटों के द्वारा चुनते हैं। परंतु प्राचीन काल में या उससे पहले हम अपना राजा कैसे चुनते थे, देखते हैं। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या इसमें देख दिया गया है, कुछ लोग लगभग कितने साल पहले बताए गए, 3000 साल पहले जो कुछ लोग थे वो यज्ञ करके राजा बन गए। अब देखते हैं आगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसा आपने रामायण में देखा होगा, जो लव कुश राम के जो घोड़े को पकड़ लेते हैं, ऐसी ये बिल्कुल वही यज्ञ था ये, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, जिसमें क्या है एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जिसे भी मतलब जिस भी वो राज्य में जाता था, अगर वो उस घोड़े को पकड़ लेते थे तो उसे उसके साथ जिसने घोड़ा छोड़ा उसके साथ क्या है युद्ध करना पड़ता था। अगर ये घोड़ा क्यों छोड़ा जाता था कि जो घोड़ा है जिस भी राज्य में जाएगा, जहां भी राज्य में जाएगा, वो राज्य जिसने घोड़ा छोड़ा है उसका हो जाएगा वो राज्य सारा का सारा। अगर जिसने पकड़ लिया उसे युद्ध करना पड़ेगा और अगर युद्ध जीत गया वो, तो सारा राज्य जिसने घोड़ा छोड़ा उसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब क्या दिया गया है देखो इसमें, कि जो राजा था जो यज्ञ कराता था, वो जो पड़ोसी राज्य थे, उन जो राज्य के राजा थे उन्हें बुलाता था और वो उनके लिए क्या लाते थे, मतलब गहने और आभूषण, मतलब बड़ी बड़ी चीजें लाते थे, महंगी महंगी चीजें। आगे देखते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। क्या है जो उसमें जो राजा का क्या है जो यज्ञ कराता था उसका मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, मतलब जो उसे बताता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो आमंत्रित किए जाते थे, जो भी राजा थे पड़ोसी, वो क्या करते थे, बस उस यज्ञ को देखते थे, इतना काम था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य के अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब इसमें क्या बताया गया है, जैसे
वर्णों की संख्या क्या कितनी बताई गई है, वो वर्णों की संख्या 3 बताई गई है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ कि देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। देखो आगे वर्णों के बारे में दिया गया है, क्या क्या वर्णों के बारे में देखो। इस समय उत्तर भारत में, जो हम उत्तर भारत में रहते हैं, देखो खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मतलब जो उत्तरी जो क्षेत्र में लिखे गए, इन्हें क्या है, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इनमें क्या क्या है, जो विधि विधान है उनके बारे में और सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह निर्धन थे। इसमें थोड़ा सा ये बताया गया था, कुछ लोग उस समय पर धनवान थे तो कुछ निर्धन थे। उनकी ये श्रेणियां बताई गई हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण किन्हें कहते हैं, जो जातियां थी उन्हें पुरोहितों ने या ब्राह्मणों ने क्या है, 4 हिस्सों में बांटा गया है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। क्या है, जो जैसे जातियां हैं उनके कार्य अगर हम देखते हैं, सभी जाति के अलग अलग कार्य हैं, तो उसी समय पर क्या है, जो ब्राह्मणों ने 4 वर्ण निर्धारित किए थे, उनके भी काम अलग अलग थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जो आज भी है। देखते हैं हम, जो क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या था, यज्ञ करना और अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन। इनके लिए जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। क्षत्रिय का काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। जो वैश्य थे, कौन थे, जो पशु पालते थे, व्यापारी थे और कृषक थे, वो किस में आते थे, वैश्य में आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब क्या है, जो युद्ध कौन कौन कर सकता था, क्षत्रिय भी और वैश्य भी। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। अब क्या बताया गया, देखो इनमें ये बताया गया है कि जो शूद्र थे उनका काम क्या था, जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। उस टाइम पे क्या है, औरतों की भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। औरतों को भी क्या है, शूद्रों के समान ही माना जाता। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब उस टाइम पर क्या है, शूद्रों को भी और महिलाओं को भी, जो महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने की परमिशन नहीं थी। आगे देखते हैं, चलो। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्या है कि इससे पहले अगर हम ऋग्वेद देखेंगे तो कर्म के आधार पर माना गया है, जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही, परंतु बाद में क्या है, वो जन्म के आधार पर हो गया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, जैसा आज भी है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। उन्हें क्या माना गया, एक तरीके से उन्हें उस टाइम पर अछूत माना गया है। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। अगर इन्हें कोई छू लेता था तो वो क्या है, अपवित्र हो जाता था, उसे गंगा जल से स्नान करना पड़ता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई
इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म से जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। इसमें क्या बताया गया है कि देखते हैं हम कि जो वो थे शूद्र थे, कुछ तो मानते हैं कि ये व्यवस्था ही गलत है, कुछ मानते थे कि व्यवस्था ठीक है। ज़्यादातर जो ब्राह्मण थे वो इस व्यवस्था को सही मानते थे। बाकी ज़्यादातर लोग क्या थे, इस व्यवस्था को गलत मानते थे कि यज्ञ करने का जो है सभी को अधिकार होना चाहिए। अगली अगली हेडिंग है हमारी जनपद। महयज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और ईटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब क्या है, जो इतिहासकार हैं या जो पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने क्या है खुदाई की है। जैसे हस्तिनापुर की जो मेरठ में है, दिल्ली की जो पुराना किला है और अतरंजी खेड़ा, इन पर खुदाई की है। तो वहाँ से क्या प्रमाण मिले, गेहूँ जौ, इनके हमें साक्ष्य मिले हैं कि इन फसलों को वो उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। इसमें क्या है, देखो जो चित्र धूसर क्या है, जो इन पर क्या है चित्र बने हुए हैं, आकृतियां बनी हुई हैं, इसलिए इन्हें चित्र धूसर मेदबंध कहते हैं। आगे देखते हैं महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या है, देखो जनपद और महाजनपद, पहले गांव, फिर विश्व, फिर जनपद, फिर महाजनपद, ऐसे देखते हैं। जैसे आज है हमारा गांव है, फिर क्या है तहसील है, फिर राज्य है, समझ रहे हो, उसके बाद देश है। तो इसी हिसाब से उस टाइम पर भी था। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब इसमें क्या है, इसमें दर्शाया गया है कि जो लोग थे, जो राजा थे, वो क्या करते थे, वो अपनी राजधानी के चारों ओर दीवार, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार बनाते थे। क्योंकि उन्हें डर था कि कोई बाहरी आक्रमण ना हो और हम अपने सुरक्षित रह सकें। कुछ इसलिए भी बनाते थे, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। अब देखो कुछ ये यहाँ पर दर्शाई गई हैं राजधानी और बड़े बड़े राज्य। देखो जैसे कुरु है, हस्तिनापुर है, पांचाल है, कौशल है, कौशाम्बी है, मगध है, वैशाली है, वज्जी है, अंग है, ये सारा कुछ ये दिखाए गए हैं। गांधार है, काबुल है, ये सब कुछ दर्शाए गए हैं। उस टाइम की क्या थी, राजधानी थी और राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे।
आइए देखते हैं अपने चैप्टर पर। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संस्थानों इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। आगे देखते हैं। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में देखेंगे। अब ये आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत का मतलब होता है किसी मोहर से या किसी आहत मतलब प्रहार करना, मतलब किसी मोहर से उन पर ठप्पा लगा दिया जाता था और वे आहत सिक्के कहलाते थे। ये ज़्यादातर चांदी के, सोने के या तांबे के होते थे। कर कर क्या? टैक्स। इसे देखते हैं। देखो, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब क्या है? वो टैक्स लेने लगे थे। जो किसानों से क्या फसल के रूप में क्या है? वो कर लेने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग, मतलब क्या है? एक जो पूरा हिस्सा था उसका छठा भाग क्या था? उसका हिस्सा क्या है? राजा लेता था। हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जैसे क्या कहा जाता था? भाग। जैसे हम कहते हैं ना, एक हिस्सा, उसका भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। अब क्या है? जो कारीगर थे उन्हें कर के रूप में क्या है? एक दिन राजा के घर काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे कोई पशुपालक है जिसकी या गाय भैंस है जो दूध देती है, तो क्या है? उसे राजा के घर दूध ही पहुंचाना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों मतलब शिकारी तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, जो वहां से लाते थे। कृषि में परिवर्तन। अब क्या है? खेती में भी परिवर्तन होने लगा। आइए देखते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धन के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनकी रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। अब क्या है? जो खेती है उसमें परिवर्तन हुआ। जो पहले क्या था? जो हल का फाल था वो किसका था? लकड़ी का बना होता था। अब क्या है? जो वो लोहे का फाल बनाने लगे, क्योंकि लोहे की खोज हुई थी बाद में। पहले क्या था? तांबे की खोज थी। उसके बाद में क्या है? 1000 ईस्वी के बाद में लोहे की खोज हुई। उसके बाद जो है लोहे, जो हल के जो फाल होता है, जो आगे नुकीला एक वस्तु होती है, वो क्या है? अब लोहे की बनाने लगे और उसका उपयोग करने लगे। अब क्या हुआ? लोहे जो है जो खेत होता है, जो भूमि होती है, उसे अंदर तक गड़ कर जो चलने लगा, जिसके कारण क्या है? पैदावार अच्छी हुई। और जो धान की जैसे अब खेती होती थी, उसी प्रकार तब भी खेती होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण। थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। पहला है के मगध। मगध क्या है? ये बिहार में है आज। और ये क्या है? उस टाइम पर बहुत शक्तिशाली राज्य था।
मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। अभी मैंने मगध आपको पढ़कर बताया था। लगभग 200 साल पहले 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियों मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीनों के उपजाऊ बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्र में लौह अयस्क के खदान हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। अब क्या है, मगध महत्वपूर्ण और शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि इसमें सभी संसाधन थे। यहाँ पर हाथी भी मिलते थे, यातायात का साधन अच्छे थे क्योंकि जो जल मार्ग से यातायात होता था, और जो ज़मीन थी वो भी उपजाऊ थी क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सी 2 नदियाँ बहती थी, गंगा और सोन नदी। आगे देखते हैं। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। ये सबसे पहला वंश था जिसके कौन कौन से राजा, 2 राजा हुए, बिंबिसार और उसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। आगे देखते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये दोनों, इनका जो वंश कौन सा था, इनका वंश हर्यक वंश था, हर्यक वंश कहलाता था। आगे देखते हैं। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे जो नंद वंश के थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजधानी थी जो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बना गया। उसके पहले कौन सी थी, राजगृह थी या राजगिर, और बाद में क्या बनी, फिर पटना को बना ली गई राजधानी। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हथियारों की बहुत बड़ी सेना थी। क्या है, जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, वो क्या है, पूरा विश्व की विजय की चाह में भारत तक पहुंच गया। और क्या है, जब उसने देखा कि भारत की सेना बहुत बड़ी है, जो नंदवंश था, जो महापद्मनंद था, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने क्या है, इनकार कर दिया था। वैसे और भी बहुत सारे कारण थे। बाद में उसकी जो सिकंदर की हत्या बेबीलोन में हो गई थी। अब नेक्स्ट हमने मगध देख लिया। अब देखते हैं वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली भी जो बिहार में है। यहाँ के अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। इसमें क्या है, गण संघ था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। क्या है, यहाँ पर जो जैसा और राज्यों में था कि एक राजा होता था, यहाँ पर राजा नहीं था। यहाँ पर क्या है, एक गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। एक राजा न होकर कई शासक होते थे जो राज्य को चलाते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। कौन है जी, जो स्त्रियां थी, दास थे, वो क्या है, इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, उनके देखेंगे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं।
थोड़ा सा इसे देख लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले, ऐसा लगता है शायद इन्हें 2300 साल पहले लिखा गया था। इसमें थोड़ा सा दे रखा है, इसे देख लेना अजातशत्रु के बारे में, क्योंकि ये उसी टाइम की बात है जब महात्मा बुद्ध थे और अजातशत्रु भी थे। आगे देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। एक बार थोड़ा सा इसे अन्यत्र को देख लेते हैं। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2,500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। क्या है, उस समय पर जो एथेंस में जो सभाएं होती थी, यूनान और एथेंस में दोनों में, तो उन्हें क्या है लगभग 40 बार वो सभा होती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेनाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। एथेंस में खदानों, खेतों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो थोड़ा सा एथेंस और यूनान के बारे में बताया गया है, ये देख लेने के बाद बाकी हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।